अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ओरल कल्चर एंड प्रिंट कल्चर वर इंटरमिंगल्ड। अब कैसे ओरल कल्चर को और प्रिंट कल्चर को इंटरमिंगल किया गया था, ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें ना आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं। अब हमने इरास्मस, मर्सियर ये सब देख लिए है ना, फिलोसॉफिकल थिंकर्स। अब हम जाते हैं थोड़ा सा 17th 18th और 19th सेंचुरी में, है ना। ये जो टाइम था, इसमें क्या हुआ कि अब सबसे पहले तो इंग्लैंड में चैप बुक्स आ गई। अब इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार अलग से भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चैप बुक्स इंग्लैंड में आई थी, जिसमें ये बहुत ही पेनी बुक्स होती थी, मतलब एक एक पेनी में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। तो जो पब्लिशर्स थे जिन्होंने बुक्स पब्लिश करी, अब अपनी बुक्स को क्या करना था, उन्हें सेल करना था। अब लोग महंगी बुक्स तो खरीदेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या करा, चीप पेपर क्वालिटी ले ली। मतलब जो पेपर क्वालिटी होती थी इनकी कैसी होती थी? चीप पेपर क्वालिटी। अब इस पेपर क्वालिटी से फायदा क्या हुआ कि बुक्स की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, और ये बुक पब्लिशर्स साइक्लिस्ट हायर कर लेते थे और ये गांव गांव में जाके लोगों को बुक्स बेचते थे। तो ये जो चैप बुक्स होती थी ये शॉर्ट होती थी, आप इन्हें पॉकेट में भी रख सकते हो और एक एक पेनी में मिल जाती थी, है ना। और अब गांव गांव तक बुक्स पहुंचने लगी, है ना। पीपल स्टार्टेड रीडिंग देम। एंड बिलियोथिक ब्लू फ्रांस में थी। तो फ्रांस में, इंग्लैंड में, हर जगह यूरोप में अब क्या हुआ, बुक्स फैल गई। तो अब इसका कनेक्शन इसके साथ कैसे है, ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर कैसे आया, कैसे इंटरमिंगल हुआ? इंटरमिंगल मतलब आपस में जुड़ा हुआ है, कैसे? तो ये जो बुक्स प्रिंट होती थी, इसमें जो कंटेंट था, वो कंटेंट कौन सा था? अ, हमारी फोक टेल्स, है ना। ओरल कल्चर में क्या आता था? फोक टेल्स, फेरी टेल्स और बैलेड्स। बैलेड्स पता है आपको? बैलेड्स क्या होते हैं? जो हम बड़ी बड़ी लॉन्ग कविताएं पढ़ते हैं ना, पोम्स जो होती हैं, जो हम, जिसमें एक स्टोरी भी होती है, उसे बैलेड कहते हैं, है ना। यू हैव स्टडीड इन योर लिटरेचर ऑल्सो मेनी बैलेड। जैसे क्लास 9th में भी आपका एक बैलेड है, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, दैट। सो वो एक बैलेड है, हाँ? एक स्टोरी है, एक मैसेज है। तो इन्हीं चीजों को जो अभी तक ओरली चल रहा था, जो लोग मुंह से सुनाते थे, बताते थे, उसे ही प्रिंट करके यहाँ पे इन चैप बुक्स, बिलियोथिक ब्लू के थ्रू इन्होंने क्या किया, सब जगह स्प्रेड कर दिया। समझ आ रहा है कैसे ये इंटरमिंगल्ड थे? दिस यू हैव टू टॉक अबाउट। अब नेक्स्ट, एक इसमें 19th सेंचुरी का अलग से भी क्वेश्चन आता है, और ये पॉइंट आप इसमें भी डालोगे कि भाई 19th सेंचुरी में क्या करा कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। अब हम थोड़ा सा और एडवांस हो रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी, अब वो मैंडेटरी हो गई। अब अगर एजुकेशन मैंडेटरी हो जाती है, तो हमें क्या चाहिए? व्हाट वी वांट। अब हमें चाहिए बुक्स। अब बच्चों के लिए बुक्स चाहिए, तो वो बुक्स में आप मटेरियल क्या डालोगे? हमारे पास क्या था मेन? यही सारी चीजें थी। तो इन ग्रिम ब्रदर्स ने क्या करा, ये याद रखना है आपको। इन ग्रिम ब्रदर्स ने, दो भाई थे जर्मनी के, इन्होंने क्या करा, फॉक टेल्स निकाली सब जगह घूम घूम के, फॉक टेल्स, फेरी टेल्स, बैलेड्स, इन्हें इकट्ठा किया, इन्हें कंपाइल किया। कंपाइल मतलब इकट्ठा कर लिया, और फिर उन्हें एडिट करा। अब बच्चों को आप सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते, उनके लेवल के हिसाब से जो अच्छी चीजें हैं, जो मॉरल वैल्यूज वाली चीजें हैं, वही इन्होंने रखी, और इन्होंने फिर बुक्स को पब्लिश करा। तो आ गया ना फिर से ओरल कल्चर। तो ओरल कल्चर जो है वो प्रिंट ही होता था। पहले इंग्लैंड में चैप बुक्स आई, फिर ये फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू आई, है ना। ये सारी सस्ती बुक्स थी। और उसके अलावा 19th सेंचुरी में ग्रिम ब्रदर्स ने स्कूल के सिलेबस में भी इसी को ही ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ। आपके ये 3 पॉइंट्स इन अच्छी तरह से इलेबोरेट करके लिखो, एंड यू कैन राइट योर लॉन्ग आंसर्स। अब ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, सो यू प्रिपेयर इट दिस वे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने बार बार देखा है, जो क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है, वो क्या है कि प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी। तो यूरोप में 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर में आपका पहला जो पॉइंट है, वो तो यही बन जाएगा, ग्रिम ब्रदर वाला ही, है ना। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई और बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है चिल्ड्रन, है ना। अब ये तो समझ आई गया। अब देखो वेमेन। वेमेन का क्या हुआ उस समय कि 19th सेंचुरी तक आते आते वेमेन वर एजुकेटेड। अब वो पढ़ने लगी थी, और उनके लिए बहुत सारा मटेरियल जो है वो पब्लिश होने लगा कि भाई आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी हाउस कीपिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे आप घर को और बेटर बना सकते हो, कैसे आप डेकोरेट कर सकते हो। जैसे आजकल आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हो ना, उस समय पे वीडियो की जगह क्या था, बुक्स आ गई।
है ना। तो इस तरह से प्रिंटिंग कल्चर और भी पॉपुलराइज होने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, वुमेन नॉवेलिस्ट भी आई। ये 3-4 नाम आपको याद रखने, एक तो जेन ऑस्टन, ये याद रखना, जॉर्ज एलियट, ये एक लड़की थी लेकिन इसने लड़के का नाम अडॉप्ट किया और फिर लिखा, जॉर्ज एलियट। और ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ये एमिली ब्रॉन्टे, शैलेट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी। इन्होंने भी क्या करा, नॉवेल्स लिखी। एंड दिस इज हाउ एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। अब इनकी नॉवल की स्पेशलिटी क्या थी, भाई नॉवेल्स तो और भी लोग लिख रहे थे, इन्होंने ना वुमेन को एक नए पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करा। अभी तक वुमेन को कैसे प्रेजेंट किया जाता था, हाउस वाइफ है, हाउस कीपिंग का ध्यान रखना है, बच्चों को पालना है ना, घर का ध्यान रखना है, लाइक दैट। बट नाउ इट वॉज वेरी डिफरेंट। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, एक जेन ऑस्टन का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जेन ऑस्टन ने एक बुक लिखी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अमृतसर टू एले, बल्ले बल्ले। अब ये जो बुक है, इसमें इसने क्या बताया, एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ। अब ये जो कैरेक्टर है, शी इज वेरी डिफरेंट। इसकी जो बाकी के सिस्टर्स हैं, उनका लाइफ का मेन गोल है कि भाई आपको शादी करनी है, सेटल होना है, और एक अच्छा सा लड़का भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का होना चाहिए। तो जो इसकी सिस्टर होती है एलिजाबेथ की, जेन ऑस्टन ने जो लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, वो तो शादी में ही इंटरेस्टेड है सिर्फ, लेकिन एलिजाबेथ इज द कैरेक्टर विद ब्रेन एंड शी एक्सपेक्ट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, है ना। वो भी शादी करना चाहती है, बट वो सिर्फ शादी ही उसका मेन गोल नहीं है ना। सो शी इज द कैरेक्टर विद दैट गुड विल पावर, दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और वो एकदम से अग्री भी नहीं करती है कि हाँ भाई चलो ये लड़का अच्छा है। डार्सी वाज द कैरेक्टर, और यू नो, तो इट्स अ ब्यूटिफुल नॉवेल दैट यू मस्ट रीड। सो जेन ऑस्टन इज टॉकिंग अबाउट women with substance। तो women सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, दे हैव सब्सटेंस, दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये हुआ था 19th सेंचुरी में, और फिर उसके बाद तो वी हैव नेवर लुक्ड बैक, है ना। और फिर आते हैं वर्कर्स पे। तीसरा पॉइंट कौन सा आएगा इसमें, वर्कर्स में। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई एम ट्राइंग टू फोकस सो दैट यू कैन प्रिपेयर। अभी जो वर्कर्स हैं, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लेंडिंग लाइब्रेरीज तो पहले से ही थी। ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये 17th सेंचुरी से ही आ गई थी, ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी में आई। लेकिन अब क्या हुआ कि वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गए। अब जब आपके वर्किंग आवर्स रिड्यूस होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम है। आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो अब जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड दिमाग वाला काम करते हैं, तो व्हाइट कॉलर वर्कर्स, मिडिल क्लास, सबके पास अब क्या था, टाइम था। सो अब वो बोरो करते थे बुक्स लाइब्रेरी से, एंड दे यूज टू रीड। और जब वो रीड करेंगे तो ऑब्वियसली वो बेटर होंगे। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी, और इस तरह से हमारे पास जो मटेरियल है ना, वो बढ़ता ही चला गया। वी गॉट टू नो अबाउट सो मेनी पीपल, देयर लाइव्स एंड एवरीथिंग। सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओरल कल्चर ही क्या बन गया, प्रिंट होने लगा चैप बुक्स में, बिलियोथिक ब्लू में। और हाँ, एक पॉइंट ये रह गया यहाँ पे, टैवन्स। ये जो टैवन्स होते थे, ये क्या होते थे, यहाँ पे भी ओरल कल्चर आया था। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना, जब लोगों के पास रीडिंग स्किल्स नहीं थे, लिटरेसी नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने बना दिए क्लब्स। टैवर्न्स क्या होते हैं, एक तरह के क्लब्स ही होते हैं। तो वहाँ पे लोग आके वाइन वगैरह पीते थे, स्नैक्स खाते थे, और साथ में जो बुक्स थी देवर रिसाइटेड, या फिर जो स्टोरीज होती थी उन्हें नरेट किया जाता था। तो इस तरह से जो ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर मिक्स हो गए, है ना। तो जो बुक्स जो पढ़ सकते थे, वो एक बंदा आके वो बुक्स पढ़ता था, और इस तरह से दिस वाज पॉपुलराइज्ड।